Today we are going to discuss the complexities of modern dating with Dr. Yasir Masood Afaq. So, sir, I've been thinking about this. With the rising culture of dating, and it is no false, it is happening in Pakistan. Do you think the trend with break up and move on, or break up and hopping from one person to another, has also risen? जी, मेरी जो गुज़िश्ता कुछ दिनों महीनों का मुशाहिदा है मेरे क्लिनिकल चैम्बर में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग सच ब्रेकअप्स उसमें इजाफ़ा हुआ है. लोग आते हैं मेल्स फीमेल्स बोथ और यकीनन ब्रेकअप्स सो टू स्पीक वो ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं और हो रहे हैं. तो आपके इस सवाल का जवाब है तो हाँ में मेरी तरफ से. Okay. And what do you think, sir? Is it because nowadays the platforms of dating have increased so much? Let's say there are so many to cater to. Is this a reason that people are like not sticking to one person and seeking like a lot of options? अच्छा देखें, पहले तो समझ लीजिए ना, ब्रेकअप पे हम पहुंच रहे हैं. ब्रेकअप से पहले रिलेशनशिप को समझते हैं और रिलेशनशिप्स की जो नौयत नेचर बदल रही है उसको समझना है. एक चीज़ है जनरेशन गैप जिससे हम सब आगाह हैं. मेरे पास अमूमन जब इवन मैरिटल काउंसलिंग या थेरेपी के केसेस आते हैं तो मैं एक बात करता हूं कि आज से 20, 25, 30, 35 बरस पहले भी ब्रोकन फैमिलीज़ की शायद फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंस उतना ही था जितना आज है, लेकिन वो ब्रोकन फैमिली उस शक्ल में नहीं होती थी जिस शक्ल में आज है. डिवोर्स रेट अगर बढ़ रहा है शादी के बाद भी तो उसकी वजह ये है कि अब एक टॉक्सिक नॉट वर्किंग रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की आमादगी कम हो रही है दोनों तरफ से ना, मेल साइड पर भी और स्पेशली फीमेल्स के एंड पर. तो रिलेशनशिप की नेचर बदल रही है. रिलेशनशिप जिस कमिटमेंट का तकाजा करते हैं उस कमिटमेंट को आज से 20-22 बरस पहले की जनरेशन बेबी बूमर्स और जनरेशन एक्स कैसे अंडरस्टैंड और डिफाइन करती थी और आज की जनरेशन कैसे करती है वो बदल गई. अब मिसाल के तौर पर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, इससे पहले की एक स्टेज होती है सिचुएशनशिप, राइट? और सिचुएशनशिप का कॉन्सेप्ट तस्वुर शायद आज से 20-25 बरस पहले बिल्कुल ऐसे ही नहीं था. जिस तरह बॉटल्ड वाटर, प्योरीफाइड बॉटल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट 20-25 साल पहले नहीं था पाकिस्तान में. हैंड सैनिटाइजर का कॉन्सेप्ट 20-25 साल पहले नहीं था. सो अगर प्रोडक्ट्स जिस तरह आती हैं हमारी ज़िंदगी में, इसी तरह कॉन्स्ट्रक्ट्स जो सोचने, देखने, परखने, जांचने के अंदाज और मयारात हैं वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील हुए हैं. तो रिलेशनशिप को अप्रोच कैसे करती है यंगर जनरेशन वो बहुत डिफरेंट है. उसके अंदर यकीनन नहीं अच्छा चलें कोई बात नहीं, ये या फिर वो बंद कर दें. नहीं वो नहीं कुछ करेगा. हमें ये देखना है और जोड़ लेना के बीच में जिस अंदाज में रिलेशनशिप्स को अब देखा जाता है, अप्रोच किया जाता है, कोर्टशिप का जो कॉन्सेप्ट है, प्री मैरिटल फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर का जो टाइम फ्रेम है और डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो गई ना. और आपने कहा प्लेटफॉर्म्स की मौजूदगी, ऑब्वियसली उसने कम्युनिकेशन चैनल्स को चेंज कर दिया ना. मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि जी जब मैं अपने मोहल्ले में किसी घर में हलवा पका होता था वो देने जाता था और चिक हटती थी और एक हाथ जिसमें चूड़ियाँ होती थी वो मुझे नज़र आता था तो साहिबों 2-3 दिन जो है ना दिल अथल पथल रहता था. तो उस वक्त का सेंस ऑफ रोमांस, खैर इसमें थोड़ी सी फिक्शनल एग्जैजरेशन भी है बट स्टिल वो बहुत मुख्तलिफ था. सो अब द ईज विद विच one can approach, access in each other's circles and lives is very different than it used to be. So sir, do you think because now the approach is different, so at the same time the commitment issues have risen, or commitment की जो पहले होता था कि no matter what you used to see through certain flaws or certain things, now that people are like एक भी गलती हुई and they are like next person. अच्छा, जब आप कमिटमेंट की बात कर रही हैं ना, कमिटमेंट से पहले आई वुड वांट टू रीजन
अ पॉइंट जो जिस पे मेरे मुखातिब वो लोग जो ब्रेकअप एक्सपीरियंस करते हैं वो तो हैं स्वयं, उनके पेरेंट्स भी हैं, बल्कि ज़्यादातर पेरेंट्स हैं। एक चीज़ समझिए, आज से 30 साल पहले शादी जितना मुश्किल काम था ना, शादी होना, शादी की अरेंजमेंट दो लोगों का आपस में उनको शादी के रिश्ते में लेकर आना, शादी एज एन इवेंट, वेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैरिज एज अ प्रोसेस एंड वेडिंग एज एन इवेंट, ये जितना डिफिकल्ट आज से 30 साल पहले था आज भी उतना ही है। जो चीज़ नहीं बदली वो ये नहीं बदला कि सेटिंग अप एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विच इज़ अगेन अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, उस पर भी हम बात करेंगे कि कोई पत्थर पे लकीर की टाइप चीज़ नहीं है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है आज के दौर में भी। बहुत पढ़ी लिखी लिटरेट फैमिलीज़ के अंदर भी ज़ात का, सेक्ट का, सोशल स्टेटस का डिफरेंस, जिसके हामिल होने के बावजूद दो अफराद एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन घर दोनों फैमिलीज़ की तरफ से इस चीज़ की लैक ऑफ एक्सेप्टेंस वो आज भी उतनी ही मौजूद है जितनी आज से 30 बरस पहले थी। सो एक तो ये समझ। दूसरी तरफ जो तब्दीली आई वो ये आई कि आपके बच्चे बदल गए हैं, आपके बच्चों की एक्सेस अप्रोच टुवर्ड्स रिलेशनशिप बदल गया है। आपने टॉपिक रखा है डेटिंग, ये वर्ड आज भी पेरेंटल जनरेशंस के लिए एक बदेसी लफ्ज है। इट इज एन एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रक्ट। डेटिंग ये तो बाहर होती है। अच्छा, अब मैं वालिदैन से एक बात पूछता हूँ। आप ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामों में शादी से पहले चलने वाला रोमांस का जो पूरा पीरियड होता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, सारा रोना धोना और प्यार मोहब्बत और फैमिलीज़ के चपकलिशें सारी होती हैं, क्या वो डेटिंग नहीं होती? इवन पोस्ट मैरिटल जो इनफिडेलिटी के ड्रामों, इनफिडेलिटी के टॉपिक्स को बड़ा रोमांटिसाइज करके भी और ड्रामे में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन में है, हम टीवी ने बनाया है, आरवाई ने बनाया है। लेकिन ये भी हकीकत एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये आपके बच्चे भी ऐसी ही किसी कहानी का कोई किरदार हो सकते हैं। डोंट बी वेरी सेल्फ कॉन्शियस कि इसमें कोई आपकी तरबियत का और आपकी ट्रेनिंग का फ्लॉ है। दीज आर द टाइम्स, दीज आर चेंजिंग ट्रेंड्स। उर्दू में हम कहते हैं ये हालात का वो जबर है जिसको आप रोक नहीं सकते। ये बदलते हुए वक्त के तकाजे हैं। हम टीवी के ड्रामे देखते हैं, आपके बच्चे नेटफ्लिक्स भी देखते हैं। आप पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और काड़ा पत्तोकी के शहरी हैं, आपके बच्चे ग्लोबल विलेज, ग्लोबल सिटीज़न हैं, एक आलमी मुआशरे के शहरी हैं। आपकी इंस्पिरेशंस शायद आपके घर, मोहल्ले, अपने पेरेंट्स से आई। उनकी सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशंस लिमिटलेस हैं, ठीक है? तो उनका वर्ल्ड व्यू आपसे डिफरेंट हो गया। फिर मैंने अर्ज़ किया, शादी आज भी मुश्किल है, रिलेशनशिप आसान है। ओके। डेटिंग की जब हम बात कर रहे हैं, आप कहते हैं जी डेटिंग, मैं अगर एक दावा करूं कि डेटिंग या सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप्स बच्चों बच्चियों के आसान हैं बनिस्बत उनको मेंटेन रखना, उनको वालिदैन से भी हिडन रखना बहुत आसान है बनिस्बत इसके कि वही बच्ची या बच्चा अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दे आपके सामने आके और आपको आमादा करने की कोशिश करें कि जी अब ये लड़का मुझे पसंद आ गया है और अब आप कुछ करें, या मैं बुलवा लूँ रिश्ते के लिए, या भाई आप खुद क्यों नहीं जा सकते, आप कॉल कर लें लड़के की अम्मा को। हमारे हाँ एक माशरती प्रॉब्लम ये भी है ना कि लड़के की तरफ से रिश्ता आना होता है। सो it is very, these are very two very different things. ओके सर, डू यू थिंक कि ये जो इनएक्सेप्टेबिलिटी है पेरेंट्स की तरफ से,
वो कुछ हिडन प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है टू द किड्स दैट दे मे सफ़र अलोन इन सर्टेन थिंग्स एंड दे हैव नोबडी टू टॉक टू और नोबडी टू गाइड देम? एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर मेरे पास इसका बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। आपके सवाल का जवाब कैपिटल वाई कैपिटल ई कैपिटल एस है। ऐसा है, हो रहा है। जनरेशन गैप की वजह से बच्चे अप्रोच नहीं कर पाते पेरेंट्स को। पेरेंट्स आज भी हश हश कल्चर का हिस्सा है। अगर उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा है भी ना कि बच्चे या बच्ची का कहीं कोई दिलचस्पी है, वो बात ही नहीं करेंगे और ना बात करने के लिए कोई साजगार माहौल फराहम करने की कोशिश करेंगे। बच्चों की, मैं तो हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि जब आपने किसी खौफ के असर के तहत अपने बच्चों की किरदार, अपने बच्चों के बिहेवियर, उनके कैरेक्टर की करेक्शन करने की कोशिश की ना, तो बच्चे करेक्ट हों या ना हों ये तो मुझे नहीं पता, एक चीज़ वो ज़रूर लर्न कर लेंगे कि इस करेक्शन के प्रोसेस में जो जिस तकलीफ से वो गुजरते हैं उससे ख़ुद को बचाने के लिए आपको लाइल्म रखें। और अब ये बहुत आसान है, जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम दूसरों से कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स को क्या पता, पेरेंट्स को तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना और तस्वीर ढूंढना और भेजना और कोई ऑनलाइन पेमेंट करना कराना वो भी नहीं आता, तो उनको क्या पता कि what's happening in the digital spaces of their children. Sir, at the same time, the people who are already in relationship, because digital platforms are so many and we see so many couples presenting their own dynamics on the screen, and people who are observing them, उनका एक ideal बन जाता है कि relationship ऐसा होना चाहिए, and so many posts that we see कि फला चीज़ हो गई वो red flag है या green flag है या beige flag है, and so many these things are coming in. तो फिर relationship where does it go, how does it impact them? अच्छा, एक तो कुछ लेटेस्ट रिसर्चेस हैं जिन्होंने बताया कि वो कपल्स मैरिड या इवन अनमैरिड पार्टनरशिप्स जो बहुत ज़्यादा जिनकी मोहब्बत की कहानियाँ और तस्वीर उनकी फीड का हिस्सा होती हैं ना, वहाँ रेशो ऑफ ब्रेकअप्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ। अच्छा, अब ये तो एक मामला हुआ ना कि वो ज़्यादा है ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में जो पिक्चर ड्रॉ हो रही है ना रिलेशनशिप की, वो अनरियलिस्टिक है। मतलब अच्छा रिलेशनशिप सिर्फ वो रिलेशनशिप नहीं है जिसमें कपल जो है वो हमेशा पहाड़ों पे, मुल्क से बाहर मुल्क में घूमता घामता फिरता, बहुत अच्छे ईट आउट्स पे, कॉफ़ी शॉप्स पे बैठा एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करता हुआ नज़र आए। ये तो वो फेक बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं। ये वो वाला पार्ट ऑफ लाइफ है जो शो ऑफ हो रहा होता है। रिलेशनशिप की डायनेमिक्स का वो एक टीनी टाइनी पार्ट है, मतलब पार्ट है। ऑब्वियसली यू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी एंड यू लाइक टू शोकेस इट, फाइन, बट this is not the entirety of relationship at all. अगर आपका सवाल मैं सही समझा हूँ, एक तो इस सोशल स्पेस पर कपल्स की डायनामिक्स जिस तरह पोर्ट्रे हो रही है उसके नतीजे में जो एक्सपेक्टेशंस बनती हैं अपने पार्टनर से, वो तो हैं, उसमें तो अनरियलिस्टिक होने का एलिमेंट है। दूसरा मसला ये आता है कि सारे का सारा फोकस लड़के हों या लड़कियां हों सप्लाई साइड पे हो गया। मुझे ये लड़का मेरे लिए ठीक है, इस लड़के के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस लड़के की ये क्रेडेंशियल्स होनी चाहिए, इस लड़के की फैमिली, इस लड़के की अपने पेरेंट्स का, इस लड़के की बीवी के साथ ये ताल्लुक़ होना चाहिए, इतनी स्पेस देनी चाहिए वगैरह। ये सारी डिमांड साइड मतलब सप्लाई साइड का डिमांड नोट क्लियर है। डिमांड साइड का आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वैल्यूज़, आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी एक्सेप्टेंस, आपका जोन ऑफ टॉलरेंस, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स। अच्छा, डिसलाइक्स में भी या लाइक्स में भी मस्ट टू हैव लाइक्स, ऑट टू हैव लाइक्स, मे बी लाइक्स, इनको कभी आपने क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली समझने की कोशिश की? आपने अपने मुतल्लिक जानने की कोशिश की कि किस किस्म का फ़र्द आपके साथ कंपैटिबल होगा? और फिर जब आप सप्लाई साइड की बात करते हैं, दूसरे फरीक की पर्सनैलिटी असेस करते हुए या एक्सपेक्टेशन सेटिंग करते हैं, आप उसको एज अ पैकेज नहीं लेते।
भाई बात ये है, खुल के करूँगा, पाकिस्तानी मुआशरा पैट्रियार्किकल मुआशरा है, पिदरसरी मुआशरा है, ठीक है। इसमें मर्द और औरत डिफरेंट साइलोज में ब्रॉट अप होते हैं। अब आपको पता तो चल गया, मैं अब फीमेल्स की बात कर रहा हूँ पहले, कि मर्द के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। मर्द जो है बच्चों के पैम्पर्स भी चेंज करते हैं, रात को उठ के बच्चों का टेक केयर भी करेंगे, और अगर दोनों काम करते हैं तो बर्तन भी मर्द धो सकता है, इसमें कोई सफाई भी मर्द कर सकता है। कहाँ का मर्द? पाकिस्तान का मर्द हमने कभी करते हुए देखा? अपने अब्बा को, अपने भाई को, अपने चचा मामा ताया को एक ये वाली एक्सपेक्टेशन, प्लीज एक्सेप्ट द मैन फ्रॉम दिस सोसाइटी एज अ पैकेज। उसने भी कुछ चीज़ें लर्न कर ली होंगी। नाउ आई अप्रिशिएट कि यंग मैन आर चेंजिंग, दे आर मोर अकोमोडेटिव, एक्सेप्टिंग, प्लूरलिस्टिक, और शायद कम बाइस्ड हैं, बट स्टिल यंग के जो आर्कीटाइप्स और जो इम्प्रिंट्स हैं वो रहेगी कुछ अरसा, और इस ट्रांजिशन के एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लड़कों की साइड पर वहाँ भी मेरी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मतलब वो कहते हैं कि लड़की रोटी भी पकाती हो माँ की तरह, गोल और फूली हुई, और उसकी जो जॉब हो वो भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, और सुबह सुबह उठ के खुद तैयार होने से पहले उसने मेरा इंसाम्बल जो है ना वो भी तैयार करके रखा हुआ हो, और बच्चों को तो बहरहाल फीड तो कराना ही उसने होता है, और बच्चों का लंच स्कूल जाते हुए भी माँ ही तैयार करती है। सो ये वाली एक्सपेक्टेशंस यहाँ भी थोड़ी सी मैंने देखा है कि कन्फ्यूजन जो है हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है नेगेटिवली। अच्छा, इन दीज रिलेशनशिप से आपके टाइम में गोस्टिंग इज़ अ कॉमन थिंग, जहाँ पे बगैर बताए आपका पार्टनर आपको सडनली, हाँ एग्जैक्टली तो, और उसके नतीजे में पीपल कीप थिंकिंग कि ऐसा क्या हो गया या क्यों छोड़ा, सेल्फ डाउट आ गया, मैंने ऐसा एवरीथिंग वाज गोइंग गुड एंड यस दैट हैपेंस। सो अच्छा देखिए, बात पता है क्या है, अगर घोस्टिंग हुई है ना तो कुछ ना कुछ तो है विच इज़ नॉट गोइंग गुड। हमने ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की एक वर्कशॉप में मुझे मेरे को ट्रेनर ने, जो कि बहुत एक्सपर्ट एविएशन टेक्नोक्रेट थे, एविएशन एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि एक बड़ा हादसा होने से पहले 400 छोटे हादसे होते हैं। बड़ा डिजास्टर होने से पहले कोई 400 माइनर एक्सीडेंट्स हैपन। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आपको रियलाइज उस वक्त हुआ जब घोस्टिंग हो गई, somebody dumped you. This process of dumping was there. You were not observant of certain behaviors, certain cues जो कि दिए जा रहे थे, जो आप मिसाल के तौर पर अगर आपका पार्टनर आप देखें कि वो अपने बाकी एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स, आपके लिए तो वो हेड ओवर हील है, मतलब मोहब्बत के शीरे में लथड़े पड़े हैं, लेकिन अगर आप देखें कि वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने अदर फ्रेंड्स, उनके साथ उसकी कमिटमेंट, उसकी सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, उसकी डिलीवरेंस वो उतनी ही संजीदा नहीं है और उतनी प्रूडेंट नहीं है जितनी आपके साथ वो जब रिलेशनशिप जब तक हंसता गाता मौसम अच्छा है उस वक्त है। तो इंडिकेटर है ना, बिहेवियरल इंडिकेटर है कि इफ ही कैन घोस्ट हिज फ्रेंड्स और शी कैन घोस्ट हर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। घोस्ट से मुराद ये है कि वो उसमें वो एफिलिएशन, सेंस ऑफ एफिलिएशन नहीं है, वो सोशल वार्मथ नहीं नजर आती है, टाइम्स एपैथी नजर आती है, बेहिसी का मुजाहिरा वो कर बैठता है, कर बैठती। तो भाई इंडिकेटर है कि यही बेहिसी की चादर उसने किसी दिन ओढ़ लेनी है। वो जो सलमानी चादर नहीं होती थी उम्रो यार की फिल्म, हैरी पॉटर की होती थी, हम तो खैर पुरानी जनरेशन एक्स उम्रो यार पढ़ के बड़ी हुई है, तो एक सुलेमानी चादर होती थी जिसको पहन के उम्रो यार गायब हो जाता था। सो उसकी ज़मील में, आपके पार्टनर की ज़मील में ये सारी चीज़ें, वो सुलेमानी चादर मौजूद थी, आपने कभी बस चेक नहीं किया। अहम चीज़ क्या है जो मेरे पास है कि इसको मैं कहता हूँ ब्रेकअप रिकवरी।
इसको मैरिटल रिलेशनशिप में हम डिवोर्स रिकवरी कहते हैं। Okay. याद रखिए, डिवोर्स के मुतालिक अगर मैं बात कर लूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिवोर्स तो रिलीफ प्रोसेस है, अगरचे मतलब हमारी कोशिश होती है कि हम पाथ पेविंग करें फॉर स्मूथ रिलेशनशिप्स, लेकिन अगेन व्हेन टॉक्सिसिटी बिकम्स कैंसरस यू हैव टू कट इट ऑफ। डिवोर्स का प्रोसेस मैं ख़वातीन से ख़ास तौर पे पूछता हूँ कि व्हाई इज़ इट पेनफुल? द एंटायर पेन आस्पेक्ट इज़ ऑफ साइकोलॉजिकल, ट्रू। लॉजिस्टिकली, फिजिकली, तो इट इज़ अ रिकवरी प्रोसेस। डिवोर्स में रिलीफ रिकवर होती है साइकोलॉजिकल पेन। बिल्कुल इसी तरह ब्रेकअप में मैंने जिक्र कर दिया कि पेन है, पेन मैनेजमेंट करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें कि पेन को कैसे मैनेज करना है। आपने टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस करनी है, लाइक गोइंग आउट, गेटिंग अवे फॉर द रूटीन फॉर सम टाइम, टॉकिंग अबाउट इट, दिस ब्रेकअप विद समबडी यू ट्रस्ट, योर फ्रेंड, योर थेरेपिस्ट, तो पेन मैनेजमेंट हो गई। रिकवरी के इस प्रोसेस में ये याद रखिएगा कि अपने सेल्फ डाउट का शिकार नहीं होना। ओके। अपने प्रॉब्लम अपने अंदर नहीं ढूंढने, अपने अंदर झांकने का अमल तो पूरे रिलेशनशिप की मेंटेनेंस का एडहेसिव है। वो तो हमने पहले जिक्र कर दिया ना कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों को आपने देखना है। तो डिमांड साइड की क्लियरेंस तो है, लेकिन वंस समबडी डम्प्ड यू, सो उसको स्टॉक करना, चेज करना, वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया ये देखना, इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी जो पेन रिकवरी है उसकी राह में खुद हायल हो गए। मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है, लेकिन पेन अपनी ही जगह पर तकरीबन एक जैसा होता है। मैंने उसमें पेन एक्सपीरियंस करना या सेल्फ एस्टीम और हर्ट का एलिमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा। Women are a little more expressive, maybe their support system allows them कि वो कह दें कि उसने मुझे डंप कर दिया। मैन की जो मैनहुड है ना, वो थोड़ी सी उनके लिए हायल होती है उनकी राह में कि वो इसको ज़रा प्रोफेशनली या थेरेपेटिकली एड्रेस कर सकें अपने इस पोस्ट breakup recovery process. Sir, is it true कि women remain more functional and men after if they are very emotionally attached तो वो बिल्कुल ही ठप होके गिर जाते हैं like emotionally? नहीं, दोनों साइडों पे होता है। मैंने कहा women को थोड़ा सा सहारा इस चीज़ का है कि शायद वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं और इमोशनल एक्सप्रेशन का अलाउंस उनको ज़रा ज़्यादा मिलता है, खुद अपनी तरफ से भी और मुआशरे की तरफ से भी। मर्दों को थोड़ा सा वो कम मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैम कहें जी कि वेमेन ब्रेकअप के 11 दिन के बाद को दखड़े लगाती फिर रही हैं कि अच्छा खसकम जहाँ पाक और मर्द जो हैं वो कहीं गिरेबान चाक करके सर में खाक डालें कि सड़कों में, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ तकरीबन मिलता जुलता एक्सप्रेशन है। Okay, sir, you talked about कि self awareness होनी चाहिए in relationships and expectation. Let's say कि after getting self aware or for any other reason as well, the person realizes कि एक relationship आगे अब नहीं चल सकता, तो how do you part ways? And when the breakup happens, how do you recover from it? Because regardless of anything, the feelings existed at one point, and is it different for men and women कि वो किस तरह से रिकवर करते हैं फ्रॉम ब्रेकअप्स? अच्छा, एक तो अगर ये ब्रेकअप सेल्फ रियलाइजेशन के नतीजे में है और आपकी तरफ से इनिशिएट हुआ, या इनिशिएट होने से पहले भी एक फेज़ होता है जो कन्फ्यूजन का फेज़ होता है, जिसमें टू बी और नॉट टू बी, टिपिकल हेमलेट जो डायकोटमी है वो एक्सपीरियंस होती है। एक तो याद रखिएगा कि it is not difficult to make a decision. The difficult part is to live with it. So आप की state of confusion जो है वो बुनियादी तौर पर आपका एक avoidance defense mechanism है, जिसमें आप उस पेन को avoid कर रहे होते हैं, डिले कर रहे होते हैं, जो कि नागुज़ीर है, जो इनएविटेबल है। दोनों सूरतों में होगा ना, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो कि एक रिलेशनशिप तो होता है उससे बाहर आएं, दोनों चीज़ों का एक इमोशनल टॉल है। अच्छा, अब एक चीज़ मोटी सी समझ लें, आपका पेन एक स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है।
एक एंडोक्राइनल साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ये आप नहीं है। आपने इसको डिपर्सनलाइज करना है। इट इज जस्ट लाइक कि मेरा कोई पेन ड्यू टू एनी फिजिकल इन्फेक्शन, इलनेस, उसको मैं अपनाता थोड़ी हूँ। अगर मेरे कुछ करते हुए मेरा चोट लग गई मुझे और खरंड आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि ये हील हो जाएगा, मैं उस पर ऑइंटमेंट्स लगाऊंगा, मैं डॉक्टर को सब्सक्राइब करूंगा, मैं कहूँगा कि जी इसको ज़रा जल्दी ठीक कर दें। आप ओन तो नहीं करते कि ये मुझे चोट लग गई, अब मैं सारी उम्र संभाल के रखूंगा। अच्छा, ये चोट किसी बहुत अजीज शख्सियत से लगी हुई हो, आप उसकी भी नाक में दम कर देंगे सलवातें सुना सुना के, और अपनी चोट को भी रिकवर करेंगे। ये जिस चोट की हम बात करें, ये लगी है आपको अंदर, नजर नहीं आ रही, देख नहीं रही, दुख रही है, ठीक है। तो बहरहाल अगर इस दुखन चुभन और तकलीफ को आप डिपर्सनलाइज करें कि इसको मैंने अपने वजूद से निकालना है सूनर आर लेटर, क्योंकि ये मेरे वजूद का हिस्सा नहीं है, मेरे वजूद का एक तजर्बा है, एक एहसास है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले ये तकलीफ नहीं थी, बल्कि इसकी जगह पे एक खुशगवार एहसास था किसी शख्स के साथ रहने का। अब उसी के साथ रहने का एहसास नागवार हो गया। एक खाना जो आप बड़े शौक से खाते हैं, आपने वो फ्रिज में रख दिया कि मैं दोबारा खाऊंगी, और बिजली चली गई 1.5 दिन के लिए, उसके बाद वो दोबारा जब खाना निकला तो वो ख़राब हो चुका था, एंड इट वाज स्मेलिंग बैड, तो आपके लिए अब वो पसंदीदा नहीं रहा। इसको तो मुझे शायरी से मदद लेनी पड़ती है। मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है जो मैं इस मौके पर ज़रूर सुनाता हूँ। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना नामुमकिन हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अब ये है, ज़रा शायरों के लिए तो आसान काम हो गया मशवरा देना, लेकिन जिसने करना है उसके लिए मुश्किल है। लेकिन याद रखिएगा, ज़िंदगी के ज़्यादातर दुरुस्त फैसले मुश्किल फैसले होते हैं। सोशली अप्रूव्ड, सोशली विंडिकेटेड डिसीजंस, जिसमें हमारे जैसा मुआशरा जिसके अंदर मुनाफकत का अंसर ज़रा ज़्यादा पाया जाता है, अगर इसके बने बनाए पैरामीटर्स पर पूरा उतरने वाले फैसले करेंगे तो वो आसान होंगे, हो सकते हैं, लेकिन शायद आपके लिए दुरुस्त ना हो।